नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10 के और क्लास 9 के बिहार बोर्ड के कुछ टॉपिक जैसे साइंस यानी मैथ और साइंस के बारे में हम देखने जा रहे हैं। आप लोग इस सेशन में बने रहिए। एक्चुअली इस वीडियो को बनाने का पर्पस हमारे अलग सर यानी अलग पांडे सर के मुहिम PW से होना है और उसमें अलग सर न केवल किसी राज्य में बल्कि पूरे देश और प्रदेश में अपना अलग जगह रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। उसी शिक्षा के क्षेत्र में हम भी एक कदम उठाने के और एक अपना मुहिम में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। चलिए, क्लास 9 और क्लास 10, क्लास 9 और क्लास 10 सबसे बात पहली बात क्लास 10 ठीक। क्लास 9 का पहली क्लास 10 की बात करते हैं। देखिए, बिहार बोर्ड यानी BACB बिहार बोर्ड की बात करें तो क्लास 10 बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इसके बाद मैथ हो गया, साइंस हो गया और पांचवा होता है SST या सोशल साइंस। छठा आपका एक इसमें और सब्जेक्ट होता है जिसको इंग्लिश। ये सारे सब्जेक्ट अपने आप में 10th क्लास के बोर्ड में 100 नंबर कैरी करते हैं, 100 नंबर का होते हैं और सब मिला करके 500 नंबर का एग्जाम होता है। 500 नंबर का एग्जाम और इसी 500 नंबर में से आपको स्कोरिंग करना रहता है और ऑप्शनल में रहता है इंग्लिश जो कि 100 नंबर का रहता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पास करना ही होता है, न कि इसी स्कोर आप कर पाएंगे। अगर इंग्लिश में आप 60 या 70 मिलाएंगे या 80 मिलाएंगे, 90 मिलाएंगे तो आपके परसेंटेज में ये नहीं जुटेगा। ये सिर्फ पास करने के लिए है और अमूमन ये 5 सब्जेक्ट 500 नंबर का रोल प्ले करते हैं। लेकिन इस 500 नंबर में से अमूमन जो मेन सब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं मैथ और दूसरा होता है साइंस। मैथ देखिए, नया पैटर्न के अनुसार जब से कोरोना का निशान मैथ में पहले क्या होता था कि मैथ 100 नंबर का होता था, मैथ 100 नंबर का होता था। उसमें से होता क्या था, जब हम लोग एग्जाम देते थे तो उसमें से 28 नंबर ऑब्जेक्टिव होता था। उस प्रकार के ऑब्जेक्टिव जो भी जिसमें ऑप्शन नहीं होते थे उसका फिल इन द ब्लैंक्स होता था, उसको उसमें लाइन करके भरना था। बट 2018 के बाद बिहार बोर्ड ने क्या किया कि 50-50 कर दिया, 50-50 कर दिया, यानी 50% आपका जो क्वेश्चन रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे और 50% जो क्वेश्चन रहेंगे वो सब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। 50% यानी 100 नंबर का अगर एग्जाम होता है तो आपको 50 नंबर बहुत मिलती है, मतलब टिक मारना, उसमें लिखना पढ़ना कुछ नहीं है, ठीक है। और 50% में ही आपको सब्जेक्टिव यानी पेन पेपर की सहायता से उसको बनाना है, समझे। तो ये 50% होता है। अब देखिए, जब से हमारे देश में कोरोना काल आया तो उसमें क्या किया बिहार बोर्ड ने, क्या किया कि 50% जो यानी 50 क्वेश्चन जो आता था, 50 क्वेश्चन जो आता था वो ऑब्जेक्टिव होता था। उसने क्या किया कि बच्चों का पढ़ाई उस समय हो नहीं पाता था और ऑनलाइन उस समय उतना मतलब एथी भी नहीं था, ये मतलब प्रचलन भी नहीं था, जिसके कारण बिहार बोर्ड ने क्या किया कि 50% को 2 गुना कर दिया, यानी 100 क्वेश्चन दिया और 100 क्वेश्चन में से बोला कि जो भी स्टूडेंट चाहे तो आप इसमें से 100 में से कोई 50 भी बना सकते हैं, कोई 50 आप क्वेश्चन बना सकते हैं, अर्थात ये 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया। तब से लेकर अभी तक इसमें क्या होता है कि 100 क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव में देता है और इससे क्या होता है कि बच्चों को बहुत ये सहूलियत होती है कि 50 क्वेश्चन को चूज करके उसको टिक मार देंगे और उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए, और सब्जेक्टिव में क्या होता था कि सब्जेक्टिव में भी कुछ ऑप्शन देने लगा, कुछ ज़्यादा हो गया, तो मतलब कि होता था 8 क्वेश्चन, मान लीजिए 8 क्वेश्चन है,
उसमें सिर्फ आपको 5 ही क्वेश्चन बनाना है, यानी आपके पास ऑप्शन ज्यादा हो गया सबसे लेकर अभी तक। इसमें होता क्या था देखिए, समझिए इसमें होता क्या है कि मान लीजिए हमारे पास मैथ है, सपोज मान लीजिए मैथ क्लास 10 का है, उसमें क्लास 10 का है, उसमें मान लीजिए 14 चैप्टर है, सपोज 14 चैप्टर है। तो पहले क्या होता था कि 14 चैप्टर का अलग अलग अंक के आधार पर डिसाइड होता था। जैसे मान लीजिए चैप्टर 1 से 10 नंबर आया, चैप्टर 2 से 10 नंबर आया, इस तरह करके 10 मतलब अलग अलग नंबर डिसाइड करते थे, ठीक है। हालांकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसमें से उन्होंने अच्छा खासा मतलब स्कोरिंग रखा था। जैसे उसमें से मान लीजिए कि ट्रिगोनोमेट्री हो गया, जितना भी मिट्टी वाला यानी मिट्री वाला जितना भी मिट्री वाला हमारा सब्जेक्ट था, जैसे फर्स्ट हो गया ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री 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 यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में होता क्या है, त्रिकोणमिति में होता क्या है, देखिए थोड़ा सा ठीक रहा है, बाकी ऐसे थोड़ा सा त्रिकोणमिति में होता क्या है कि इसमें सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, यानी 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा तो इसका सिलेबस में 20 नंबर है। और जब से कोरोना काल आया तो ये 20 नंबर उस पुराने सिलेबस के अनुसार, ये जब कोरोना काल आया तो सब चैप्टर का 2 गुना कर दिया, यानी 50 क्वेश्चन था उसको 100 कर दिया, 100 क्वेश्चन था तो 200, इसमें तो बताने का मतलब आ रहा है। तो अगर मान लीजिए पहले के जमाने में इसका 20 नंबर ये कैरी करता था, तो अब नया सिलेबस के अनुसार इसमें कितना नंबर हो सकता है, 40 नंबर। यानी ये 80% अगर हम त्रिकोणमिति बच्चों को क्लास के बच्चों को हम ये भी सलाह देंगे कि अगर त्रिकोणमिति आप पढ़ लीजिएगा तो आपका 40 नंबर आएगा। उस तरह से मान लीजिए कि क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, ये क्षेत्रमिति भी पहले 20 नंबर के आते थे, लेकिन इसमें बहुत गलती के प्रश्न ज्यादा होने के कारण ये कितने नंबर हो जाएंगे, 40 नंबर। अर्थात 2 चैप्टर पढ़ करके अमूमन लड़का 40 दूनी 80 नंबर ला सकता है। तो इसी अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए हम आज एक नए टॉपिक का शुरुआत करते हैं, एक नए चैप्टर का शुरुआत करते हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अंग्रेजी बोले तो ट्रिगोनोमेट्री। समझिए क्या होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3, कोण का मतलब है कोण और मिति का मतलब होता है मापना। इसका हम शब्दावली समूह पढ़ेंगे। ये त्रिकोणमिति जो सबसे पहले ये ग्रीक वर्ड का शब्द है, ये ग्रीक वर्ड का शब्द है। त्रिकोणमिति जो है ग्रीक वर्ड का शब्द है जिसका जो 3 शब्दों से मिलकर बना है, जो 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला ट्राई, दूसरा गोनो और तीसरा मेट्री या मेट्री या मेट्रो। ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब होता है 3 यानी 3। कितना होता है 3, नहीं होता है ट्राइपोड मतलब जिसका 3 पैर हो, पोड मतलब जिसका 3 पैर हो। उसी तरह से ट्राई का मतलब 3 मतलब 3, यानी 3 चीजों के बारे में या 3 जिसका मतलब अर्थ हो उसके बारे में अगर हम ध्यान देते हैं तो इसको बोलते हैं। गोनो का मतलब होता है एंगल या साइड, जिसका मतलब होता है कोण या भुजा, और मेट्रोन का मतलब होता है मीनिंग होता है मापना यानी मेजर करना, अर्थात अब आप बोलिए कि सब क्या बता रहे हैं, कोण भुजा माप। देखिए इसका अर्थ होता है
कि मैथ का वह चैप्टर या गणित का वह भाग जिसके अंतर्गत हम किसी भी वस्तु को जिसका तीन कोण या तीन भुजा के बारे में मापते हैं, उसी मापने के अध्ययन को या उस तरह के माप गणित के जिस शाखा में पढ़ते हैं उस शाखा को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति एक ग्रीक शब्द है। देखिए अब देखिए, तीन का मतलब तीन, ट्राई का मतलब तीन, ट्राई का मतलब तीन, त्री का मतलब तीन, दोनों का मतलब होता है एंगल या साइड, इसका हिंदी में कोण या भुजा। मेट्रो या मेट्रोन का मतलब होता है मेजर यानी मापना। ठीक है, अब समझिए, यानी गणित का या फिर मैथ का वह पार्ट जिसमें हम किसी भी वस्तु या किसी भी आकृति के तीन कोण या भुजा के मापने के अध्ययन करते हैं, उसी अध्ययन को हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री में एक शब्द आता है, एक शब्द आया है कोण और दूसरा होता है भुजा। एक शब्द होता है कोण और दूसरा शब्द होता है भुजा। पहला शब्द क्या है? कोण। पहला शब्द क्या है? कोण और दूसरा शब्द होता है भुजा। अच्छा एक बात बताइए, तीन कोण या तीन भुजा के मापने को ही क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। अच्छा, तीन कोण या तीन भुजा के मापने को ये हो क्या जाएगा? तीन कोण या तीन भुजा के मापने इसी चीजों को हम त्रिभुज बोल सकते हैं। ये किसका डिफिनेशन हो गया? त्रिभुज का डिफिनेशन हुआ कि नहीं हुआ? ये त्रिभुज का डिफिनेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बताइए कि त्रिभुज को कोण या त्रिभुज को भुजा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? फर्स्ट आपका हो जाएगा कि त्रिभुज यानी ट्रायंगल को कोण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? कोण के आधार में कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए त्रिभुज को कोण के आधार पे उसको निम्नलिखित तीन भागों में बांटा गया है। त्रिभुज को कोण के आधार पे उसको कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका त्रिभुज को कोण के आधार पे उसको कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है न्यून कोण, पहला होता है न्यून कोण। दूसरा होता है जिसका न्यून कोण का इंग्लिश क्या होता है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। दूसरा होता है समकोण। समकोण इसको बोलते हैं राइट एंगल। तीसरा होता है अधिक कोण। अधिक कोण इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ये त्रिभुज को कोण के आधार पर तीन भागों में बांटा गया। अर्थात त्रिकोणमिति में हम तीनों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। इसके बाद होता है त्रिभुज को भुजा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? तो त्रिभुज के भुजा के आधार पे इसको कितने भागों में बांटा गया? छोटे भुजा के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है? त्रिभुज को भुजा के आधार पे भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका, पहला क्या होता है भाई? पहला होता है त्रिभुज यानी ट्रायंगल को भुजा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका, पहला होता है समबाहु। समबाहु त्रिभुज। पहला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है आपका
विषम बाहु, विषम बाहु। देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है आपका क्या होता है? समबाहु त्रिभुज इसको बोलते हैं, इसका दो भुजा समान हो। समद्विबाहु मतलब जिसका दो समबाहु मतलब जितना भी सम मतलब बराबर, बाहु मतलब बाहु भुजा, यानी जिसका सब भुजा क्या हो आपस में बराबर हो, उस तरह के त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु इसका अर्थ ही समझिए, सम का मतलब होता है बराबर, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा, यानी वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में समान यानी बराबर होती है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषम बाहु, विषम बाहु मतलब विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजा और त्रिभुज का मतलब भुजा, त्रिभुज यानी वह त्रिभुज जिसका भुजा आपस में बराबर नहीं होते हैं उसको हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ये तो बोलते हैं त्रिभुज को कोण और भुजा के आधार पर उसका बंटवारा, उसका अलग अलग करना। अब समझिए क्या, कुछ लड़कों को ये डाउट होगा कि सर ये बताइए कि कोण क्या होता है और ये बताइए कि भुजा क्या होता है, तो कोण यानी एंगल क्या होता है। तो बता देते हैं कि सीधी, अब पहले बताते हैं भुजा, सीधी रेखा को ही भुजा कहते हैं। अगर कोई स्ट्रेट लाइन रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? भुजा बोलते हैं। भुजा का निर्माण बिंदु से होता है, किससे होता है? पॉइंट से होता है। भुजा का निर्माण किससे होता है? बिंदु यानी पॉइंट से होता है, यानी अनंत बिंदुओं को आपस में जोड़कर बनाए गए आकृति को ही भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। तो भुजा का निर्माण बिंदु से ही होता है, यानी बिंदुओं के समूह को ही भुजा भी कह सकते हैं। ये तो हो गया भुजा का परिभाषा। दूसरा होता है कोण क्या होता है। तो देखिए जब कोई एक भुजा यानी एक साइड, वन साइड, जब कोई एक भुजा किसी अन्य भुजा पर आकर गिरती है या फॉल डाउन होती है तो उसके दोनों भुजाओं के बीच में कुछ ना कुछ दूरियां बन जाती है। जैसे मान लीजिए ये कोण का परिभाषा बता रहे हैं, यदि एक भुजा, मान लीजिए भुजा ए है, ठीक, और एक और कोई भुजा है जो मान लीजिए भुजा बी है, यानी साइड बी है, ठीक है। एक साइड यानी एक भुजा किसी दूसरे भुजा पर आकर के गिरती यानी फॉल डाउन होती है तो उसके बीच में कुछ ना कुछ, यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या बन जाता है? गैप या दूरियां बन जाती है। इसी गैप या दूरियां को ही हम कोण कहते हैं। देखिए अब समझ लीजिए ना, आपका ये भी क्वेश्चन हो गया, ये बताइए सर कि ये भुजा ए हो गया और ये तो भुजा पी हो गया, इसमें ये क्या होता है? आगे घूमता है तो यहाँ मान लीजिए कुछ गैप बन जाता है, तो इसको आप बोल दिए कि कोण यानी थीटा, और कोण को थीटा से सूचित करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसमें बोल दिए कि ये कोण यानी एंगल, तो ये बताइए कि सर आप अपने मुंह से बोल दिए कि ये कोण या थीटा है, थीटा यानी कोण है, तो ये भी तो कोण या थीटा हो सकता है, ये भी तो कोण या थीटा हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। समझिए कैसे होता है। देखिए ये होता है कोण या थीटा होता है। अब समझिए कोण के आधार पर त्रिभुज इसी में तीन भाग में बांटा गया है। ये समझिए अगर कोई एक भुजा यानी वन साइड किसी दूसरे भुजा पर आकर के गिरती है, गिर गई, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कोण बन गया। अगर वो कोण 90 डिग्री पर बना, अगर वो कोण 90 डिग्री पर बन गया, अगर वो कोण, ये तो कोण हो गया, अगर ये कोण 90 डिग्री पे बन गया, इस तरह के कोण को हम समकोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण यानी राइट एंगल बोलते हैं, ठीक। अगर किसी दो भुजाओं के बीच में कोण यानी गैप 90 डिग्री पे बन गया तो उसको बोलते हैं राइट एंगल यानी समकोण। अगर 90 डिग्री से कम बन गया, 90 डिग्री से कम बन गया तो इसको बोलते हैं 90 डिग्री से अगर हमको कम बन गया, इस प्रकार के बने कोण वाले त्रिभुज को हम बोलते हैं निम्न कोण। क्या बोलते हैं?
न्यू कोण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। अब समझ में आ रहा है कि कैसे लिखते हैं, अब समझ आ रही है ना कि सब न्यू कोण कैसे लिखते हैं, सब कोण कैसे लिखते हैं। आप लोग घबराइए नहीं, एकदम पैसेंस के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। हम ए टू जेड आपका जितना भी मैथ साइंस जितना भी सबका पर्दाफाश खोल करके आपके सामने रखूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 90 डिग्री से अगर 90 डिग्री से कम बन गया तो क्या बोलते हैं, उस तरह के त्रिभुज को, और उस तरह के त्रिभुज मान लीजिए त्रिभुज बनाते, एक त्रिभुज में 3 भुजा होता है, हमारे पास एक भुजा, 2 भुजा और दूसरा भुजा ना मुंह उसका खुला था, इसीलिए इसको मुंह बंद कर दिया और ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। समझने के लिए समझिए, इस तरह का 90 डिग्री से इसके बीच में कोण कम बन गया तो इसको बोलते हैं न्यू कोण यानी एक्यूट एंगल। और समझिए, अच्छा ये पूछिएगा, हिसाब आपको डाउट क्लियर हो जाए कि अगर 90 डिग्री पर बना तो समकोण यानी राइट एंगल, 90 डिग्री से कम बना तो न्यू कोण यानी एक्यूट एंगल। अगर मान लीजिए सर 90 डिग्री से अधिक बने, कैसे बनेगा, तो जो ये पूछिए, अगर ये भुजा एक भुजा पे आकर दिया है तो यहाँ 90 डिग्री बना, 90 डिग्री से कम बन गया, तो ये बताइए कि 90 डिग्री से जब कम बना तो इसका ठीक अपोजिट 90 डिग्री ज्यादा बना कि नहीं बना। ये जो थीटा कोण है अगर 90 डिग्री से कम बना है इसके ठीक अपोजिट, मान लीजिए थीटा 1 या थीटा डैश 90 डिग्री से ज्यादा बना है नहीं बना, तो अगर कोई त्रिभुज में 90 डिग्री से ज्यादा बन जाता है तो उस प्रकार के त्रिभुज को यानी ट्रायंगल को हम बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं, अधिक कोण। क्या बोलते हैं, अधिक कोण। ये तो हो गया आपके कोण के यानी एंगल के आधार पे, जिसको इंग्लिश में ऑब्ट्यूस बोलते हैं, OBTUS एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। इसको बोलते हैं राइट एंगल, राइट एंगल। और ये बताइए न्यू कोण यानी एक्यूट एंगल, अगर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इस्तेमाल हो गया, अगर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इस्तेमाल हो, क्या होता है, न्यू कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अगर ये समकोण माने 90 डिग्री के बराबर अगर ये ट्रायंगल में इस्तेमाल हो गया तो इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये अधिक कोण मतलब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में इस्तेमाल हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ये तो आपका कोण के आधार पे 3 प्रकार के अलग-अलग भागों में बांट दिए। अब समझिए भुजा के आधार पे कैसे विषमबाहु, कैसे समबाहु और कैसे समद्विबाहु होता है। समझिए यहाँ बात करते हैं, समझिए। अब देखिए हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, डिजिटल बोर्ड क्लासरूम में लगा हुआ है। मैं अपना परिचय बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम गौतम कुमार है, मैं BSc फिजिक्स ऑनर्स से अपना ग्रेजुएट किया हूँ विक्रमोर्ती यूनिवर्सिटी आरा बिहार से, और वर्तमान समय में मैं अभी टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज किशनगंज में कार्यरत हूँ। मेरा काम है प्रैक्टिकल बताना है, यानी मैं एक प्रैक्टिकल टीचर के तौर पे हूँ। अभी आज मैंने एक यूट्यूब पे हमारे कोई मिश्रा सर थे, उनका हमने वीडियो देखा और वीडियो में उन्होंने बताया कि मतलब एक टीचर का हायरिंग हो रहा है, तो हमने उस वीडियो को देखा, उसमें उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक था। लिंक जब मैंने भरने जा रहा था तो उसमें एक चीज़ आया कि वीडियो अपलोड करना है, तो ये हमारे लिए कठिन की बात होती है, क्योंकि ये देखिए अभी सारे स्टूडेंट केवल थ्योरी क्लास कर रहे हैं, प्रैक्टिकल क्लास 2 बजे के बाद होता है, 2 से 3 1 घंटा प्रैक्टिकल क्लास में होता है, बाकी दिन भर मैं अपना बैठा रहता हूँ। और अभी वर्तमान समय में मैं नालंदा यूनिवर्सिटी से, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से PG का भी डिग्री कर रहा हूँ, और PG के साथ साथ मैं अभी CSIR नीट का भी तैयारी कर रहा हूँ। हालांकि मैंने प्रथम प्रयास में नीट क्वालिफाई नहीं कर पाया, न मेरा गुजरात लेना नहीं, नीट क्वालिफाई नहीं कर पाया, हमको PhD एडमिशन में हम क्वालिफाई हुए हैं। अभी हम वर्तमान समय में सोच ये है कि मैं नीट क्वालिफाई करूँ और यहाँ से टेक्निकल असिस्टेंट के बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाऊँ। बट अभी एक यूट्यूब पे सर मिश्रा सर का क्लास का नाम तो बता नहीं सकते हैं, तो उनको
हमको देखा कि वी आर हायरिंग करके एक वीडियो आया था, उसमें बताया गया कि इस तरह करना है, उसमें वीडियो भी बनाना है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं मतलब अधिक से अधिक काम करके पैसा कमाएं, क्योंकि प्रभु की कृपा से कोई दिक्कत है नहीं, और मतलब खाने जीने पर सरकार पैसा दे देती है और मैं आराम से अपना काम कर लेता हूँ। बट दिन भर मैं इसी तरह बैठा रहता हूँ, पढ़ने के बाद भी दिन भर बैठा रहता हूँ। तब तक मैंने सोचा कि चलिए ना कुछ न कुछ सेवा करते हैं, क्योंकि हमारे परम आदरणीय और सराहनीय हमारे आयोजक इस मुहिम में जुड़े हुए हैं और भारत के हर एक कोना पर डिजिटल माध्यम से ऑफलाइन या ऑनलाइन शिक्षा को प्रसार कर रहे हैं। और मुझे यही बात का हर्षित हुआ कि इस मुहिम में अगर हमें पैसा मिलता है तब भी और पैसा नहीं मिलता है तब भी एक मुहिम में हम भी भागे, क्योंकि इस जिंदगी का कोई उद्देश्य कुछ ये नहीं है कि पैसा कमाना। इस जिंदगी का उद्देश्य है जन जागरण तक अपनी सेवाओं को प्रदान करना। तो इसी उपलक्ष्य में मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूँ और आप सबको ये वीडियो करने के लिए ही बता रहा हूँ। हालांकि मैं ये चीज़ें पढ़ने पढ़ाने का हम बहुत सारा ये चीज़ मैं पढ़ा रहा है। हमको वर्तमान समय में फुली फाइनली ये नहीं मतलब ये चीज़ है कि क्या है नहीं, बट ये सब चीज़ें कैसे पढ़ने में पढ़ाता था, ठीक है। तो ये 5-6 साल पहले जाती है। अगर हमको थोड़ा टाइम दिया जाए या फिर हमको थोड़ा सा समय दिया जाए, अगर वो न्यूज़ अपने घर से जाकर ला कर थोड़ा सा देख करके पढ़ते हुए अगर मैं पढ़ाऊँ, तो ये अगर मैं 100% अपना मेहनत दे रहा हूँ तो मैं उसका 300 या 400% आप सबको भी डिलीवर कर पाऊँगा। तो ये तो हमारी परिचय हो गई। अभी हम चलते हैं आगे को करते हैं। देखिए समझिए, त्रिभुज एक भुजा क्या करता है। देखिए जब कोई त्रिभुज का मतलब होता है 3 ओर से घिरा हुआ शेप आकृति। त्रिभुज का मतलब होता है 3 ओर से घिरा हुआ आकृति। अगर कोई त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो उस प्रकार के त्रिभुज यानी ट्रायंगल को हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। यानी वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा, देखिए अमूमन बात है कि त्रिभुज में 3 ही भुजा होगा, अब ऐसे थोड़ी ना कि 4 भुजा 5 भुजा रहेगा, ठीक है। त्रिभुज में 3 ही भुजा, इतने बेसिक नॉलेज है। अगर तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो मान लीजिए ये हो 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर। अच्छा ये भी लोग बताइए कि अगर हम यहाँ 4 सेंटीमीटर बोल दिए, कोई लड़का उठा क्लास में बोला कि नहीं सर ये 5 सेंटीमीटर, चलिए 5 सेंटीमीटर, कोई लड़का बोला नहीं सर 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो सबका मान तो यहाँ नहीं लिख सकते हैं, कितना मान लिखेंगे। ये हम फाइनली ये बोलेंगे कि आपस में सब क्या है, बराबर है। क्या लिखेंगे, आपस में, क्या लिखेंगे, आपस में सब क्या है, आपस में सब बराबर है, आपस में सब बराबर है, और टू ऑल आर इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए सब बराबर है। तो ये देखिए जहां भी अगर त्रिभुज बनाकर तो ये चीज लिखना पड़ेगा कि आपस में सब बराबर है। अच्छा ये बताइए, ये तो हम लिख दिए कि आपस में सब बराबर है। अब जहां जहां हमको ये बताना होगा कि ये जो होता है समबाहु त्रिभुज है, तो क्या लिखना केवल लिखना जरूरी है। और मान लीजिए लिख भी दिए हम, इतना करना लगेगा क्या मैं इसके लिए पढ़ते हैं, क्या इतिहास है क्या कि आप आपस में सब बराबर है, ऐसे थोड़ी लिखेंगे। इसका भी कहीं ना कहीं शॉर्ट कोट फेल होगा। तो इतना चीज देखने में खराब लग रहा है, भद्दा लग रहा है, इसको ना लिख करके मैथ की दुनिया में इसको बराबर के साइन इस तरह से दिया जाता है। अब इसका अर्थ हो गया जो चीज यहाँ हिंदी में यहाँ इतना बड़ा लिखे हैं उसी का मेन अर्थ हो गया कि ये तीनों त्रिभुज आपस में, ये तीनों भुजाएं आपस में एक दूसरे का क्या है, बराबर है। तो ये बताइए कि क्या इतना चीज लिखना जरूरी है, बिल्कुल नहीं। तो इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। यही चीज होता है मैथ, यानी बहुत सारे विश्लेषण, बहुत सारे शब्दों को आपस में तोड़ मरोड़ करके छोटा शब्द और शॉर्ट टिप या फिर छोटा सुझाव को ही क्या बोलते हैं, कैसे मैथ बोलते हैं। ये आपस में तीनों बराबर होते हैं। अब समझिए क्या बोलते हैं, दूसरा
अब देखिए अब देखिए बात करते हैं अगला समद्विबाहु। समझिए समद्विबाहु के लिए वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा, लेकिन नाम इसका समद्विबाहु त्रिभुज, यानी इसका सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब, यानी दो भुजाओं आपस में ये बराबर होनी चाहिए। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब होता है वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजाओं आपस में कभी बराबर नहीं होती है। तो कभी बराबर कैसे लिखेंगे? कभी बराबर नहीं होगा, क्या बराबर, इसको इस तरह से लिख देंगे, कभी बराबर नहीं होती है। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। समझ आ रहा है? अब समझिए, यहाँ एक बात ध्यान, त्रिकोणमिति किससे बना है? ग्रीक शब्द से बना। जो ग्रीक शब्द के 3 वर्ड से बना है, जिसे पहला शब्द है ट्रिगोनोमेट्री, यानी ट्री का मतलब होता है 3 या 3, गोनो का मतलब होता है कोण या भुजा को ही गोनो बोलते हैं, एंगल और साइड बोलते हैं। मेट्री या मेट्रोन भी बोलते हैं इसको ग्रीक में, मापन यानी मेजर करते हैं, अर्थात वह आकृति जिसमें 3 भुजा या 3 कोण के मापने के हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। और त्रिकोणमिति में 2 शब्द आया, एक होता है कोण, दूसरा होता है भुजा। कोण किसको कहते हैं और भुजा किसको कहते हैं? तो सबसे पहले समझते हैं भुजा क्या होती है। बिंदुओं की समूह को भुजा कहते हैं, यानी एक स्ट्रेट और सीधी लाइन को भी हम भुजा कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखिए कोण किसको कहते हैं? जब एक भुजा पे कोई दूसरी भुजा आकर के गिर जाती है तो उसके बीच में कुछ ना कुछ गैप बन जाते हैं, उस प्रकार के गैप को हम कोण कहते हैं। तो ये हो गया कोण। अब ये कोण किसके लिए पढ़ रहे हैं? तो ये कोण पढ़ रहे हैं त्रिभुज के लिए, ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ पर एक कोण खाली था, एक भुजा, 2 भुजा, 2 भुज हो गया, और 3 भुजा वाला त्रिभुज बनाने के लिए 3 भुजा वाले एक भुजा भुजा से जोड़ दिए। समझ में आ गया? अगर ये और ये बताएं कि अगर ये त्रिभुज ये 2 भुजाओं के बीच में अगर 90 डिग्री बन जाता है तो उसको हम संपूर्ण त्रिभुज कहते हैं। संपूर्ण त्रिभुज कहते हैं। यदि किसी त्रिभुज में इन 2 भुजाओं के बीच में 90 डिग्री से कम बनता है तो उसको हम निम्न त्रिभुज कहते हैं। यदि किसी त्रिभुज में 90 डिग्री से अधिक बनता है तो उसको हम बोलते हैं अधिकोण त्रिभुज। ये तो हो गया कोण के आधार पर त्रिभुजों को 3 भागों में बांटे। अब समझिए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटे। पहला होता है समद्विबाहु, यानी वैसा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो उस प्रकार के ट्रायंगल या त्रिभुज को हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है और तीसरा भुजा एक दूसरे के सापेक्ष बराबर नहीं होती है, एक दूसरे के रिलेशन में बराबर नहीं होती है, तो उस प्रकार के त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ये तो हमारे बेसिक हो गए। अब समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। देखिए त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति मतलब क्या होता है? देखिए त्रिकोणमिति में ये क्या होता है कि अब इसमें मान लीजिए कि ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज हो गया, या फिर ये त्रिभुज है। ये बताइए बच्चों ये कौन है? देखिए यहाँ कोण देखकर हम बता सकते हैं कौन सा त्रिभुज। अगर यहाँ 90 डिग्री बन गया, 90 डिग्री बना हुआ तो ये कौन त्रिभुज? संपूर्ण त्रिभुज राइट सेगमेंट का है। अगर मान लीजिए इस तरह से बन गया, यहाँ कोण बन गया, ये कौन सा होगा? तो 90 डिग्री से कम लग रहा है, इसको कौन सा त्रिभुज बोलेंगे? इसको बोलेंगे
एक ट्यूब की रिंग बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि ये बन गया अधिक। तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। देखिए आज ये समझिए कि त्रिभुज कोई सा लेना छोड़िए हटाइए कोई नहीं। मान लेते हैं क्या करेंगे कि मान लीजिए त्रिभुज हमारा ये था त्रिभुज ऐसे त्रिभुज ठीक। ये कौन सा भुजा पहली भुजा, ये कौन सी भुजा दूसरी भुजा, और ये कौन सी भुजा तीसरी। ये हो गया पहली भुजा, ये हो गया दूसरी भुजा, और ये हो गई तीसरी भुजा। अभी हम नहीं समझ रहे हैं तो इसका नाम बोलिए पहली दूसरी और तीसरी। लेकिन मान लीजिए कि आगे चलेंगे तो कहाँ कहाँ बोलेंगे पहली भुजा दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। अगर मान लेते हैं कि हम बोल दिए पहली भुजा दूसरी भुजा तीसरी भुजा, कोई दूसरा स्टूडेंट बोल दिया पहली भुजा दूसरी भुजा तीसरी भुजा, तब तक कोई दिक्कत नहीं। और मान लीजिए कि वह तीसरा स्टूडेंट जो बोलता है इसको पहली भुजा दूसरी भुजा तीसरी भुजा ना बोल करके इसका नाम ए रख दे, इसका नाम बी रख दे और इसका नाम सी रख दे, तब हम क्या करेंगे समझ रहे हैं। तब हम इसको क्या करेंगे उस स्टूडेंट को तो मारेंगे नहीं डांटेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हम ही अपने मन के मुताबिक इसका नाम रखें। तो वो भी स्टूडेंट अपने मन के मुताबिक उस नाम को रख सकता है, लेकिन कहाँ तक। मान लीजिए चौथी स्टूडेंट है इसका नाम रख दिया पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर। इसी तरह से नाम वेरिएबल चेंज होते रहा है तब तो गड़बड़ है। तो त्रिभुज का पढ़ाएंगे इसका दाल भात सब एक खिचड़ी बन जाएगा समझिए। तब वैज्ञानिकों ने इसका अलग अलग नाम दिया। मान लीजिए अलग अलग नाम रख देंगे तो दिक्कत होगा, कोई इस तरह से नहीं करेगा। तो वैज्ञानिकों ने इसका अलग अलग नाम दिया। इसका नाम क्या दिया है जो अब देखिए इसका नाम तो बड़ी सटीकता के साथ दिया, ठीक है। त्रिभुज में समझिए ध्यान दीजिए, त्रिभुज में कोई भी तीन भुजा है, लेकिन उन तीनों भुजाओं में अगर कोई भुजा सबसे बड़ी रहती है, त्रिभुज में तीन भुजा होती है, तो वैज्ञानिकों ने बोला कि तीन भुजाओं में जो भुजा यानी जो साइड सबसे बड़ी रहती है उस भुजा को उसने क्या बोला, उस भुजा का नाम रखा और वो नाम होता है कोण। क्या होता है कोण। समझ में आ गया क्या उसने नाम रखा कोण। और बोला कि मैं इसी कोण से डिसाइड होगा, इसी कोण से डिसाइड होगा और साथ ही साथ उस कोण के सापेक्ष उस कोण के संबंध में जो भुजाएं दो अलग अलग रहेंगी उसका भुजाओं का नाम लंब और आधार होगा। क्या होगा लंब और आधार होगा। अर्थात तीन त्रिभुज के तीन साइड यानी तीन भुजा, पहला हो गया आपका लंब, दूसरा हो गया आधार और तीसरा हो गया कोण। ये तीनों का रेशियो कितना रेशियो होता है, ये तीनों का रेशियो 6 होता है। पहला रेशियो ये लंब लेते हैं, लंब बटा कोण। पहला होता है लंब बटा में कोण। इस रेशियो का नाम होता है साइन। दूसरा होता है आपका आधार बटा कोण, उसको बोलते हैं कॉस। तीसरा होता है लंब बटा आधार, तीसरा होता है लंब बटा
इसको बोलते हैं tan, क्या बोलते हैं tan। समझ में आ गया है? अच्छा ये बताइए, यहाँ लंब बटा कोण हो गया, ठीक, यहाँ आधार बटा कोण हो, यहाँ लंब बटा आधार, समझ में आ गया? चलिए तो ये बताइए लंब बटा कोण होगा, इसको क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं। अच्छा लोग पूछेगा लंब, लंब का मतलब क्या होता है? किसी एक भुजा का नाम लेना, मतलब ठीक है, कोण इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कोण कहते हैं, समझिए। तो लंब बटा में कोण, तो लंब बटा कोण लिख देंगे तो साइन, तो क्या हम कोण बटा लंब लिख सकते हैं? अच्छा लोग पूछेगा कितना का तो हम, अच्छा लोग पूछेगा बताइए सर कि क्या कोण बटा हम लंब लिख सकते हैं? हम बोले कि अगर हम लंब बटा कोण तो तुम मान अगर तुमको इच्छा है तो तुम कोण बटा भी लंब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताइए इसको आपने उलट दिया तो क्या साइन थीटा को साइन को उलट देंगे नहीं उलटेंगे? तो साइन को भी उलट देंगे, 1 बटा में साइन, समझ में आ गया? ये 1 बटा के साइन को ही शॉर्ट में cos से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? cos से बोलते हैं। आधार बटा कोण यानी cos, आधार बटा कोण यानी cos, cos को शॉर्ट कर देते हैं। अगर मान लीजिए हमको कोण बटा आधार लिखना है, कोण बटा आधार लिखना हो, कोण बटा आधार लिखना हो तो इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं? 1 बटा में cos, इसी को शॉर्टकट में हम लिखते हैं sec, क्या बोलते हैं? sec लिखते हैं, क्या लिखते हैं? sec। लंब बटा आधार को tan बोलते हैं, तो इसको अगर हम उलट देंगे तो आधार बटा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आधार बटा में लंब हो जाएगा, ठीक है, बेस अपॉन लेंथ। इसको सॉल्व करने में 1 बटा में tan लिख सकते हैं, या फिर इसी 1 बटा में tan को सॉल्व करने में cos लिख सकते हैं। यानी ये जितने भी हमारे 3 भुजाएं हैं, ये 3 भुजाओं के अनुपात कितना हो गया? ये 3 भुजाओं का अनुपात 6 हो गया, ये 3 भुजाओं का रेशियो कितना हो गया? 6 हो गया। और उसी 6 भुजाओं, उसी 6 रेशियो को ही हम साइन, cos, tan, cosec, sec और cot बोलते हैं। और इसी साइन, cos, tan, cosec, sec और cot के पूरे होल पार्ट को, पूरे होल अध्याय को ही हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो हम आई होप आप लोगों को अभी तक जितना भी हमने बताया आपको क्लियर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।